हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2022-23 किसका? जैक बोर्ड का, झारखंड बोर्ड का। आज हम लोग मेनली स्टार्ट करेंगे किस सब्जेक्ट का? केमिस्ट्री का। कौन से क्लास का? क्लास 12 का। किसका? क्लास 12 का। तो आप ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे मेनली हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, MCQ 35 क्वेश्चन। देखिए मॉडल सेट होता क्या है? किसी भी बोर्ड का जब मॉडल सेट निकाला जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे वही है, क्योंकि मॉडल सेट है दैट मीन्स इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मॉडल जो क्वेश्चन दिया उसे सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, उस टाइप का जितना क्वेश्चन है उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी BCC यूनिट सेल ऑफ अ मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एटम BCC में कितना होता है। तो याद कीजिए हम लोग कैसे निकालते थे। BCC में नंबर ऑफ एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता था? कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, तो 1/8 इंटू 8 प्लस बॉडी के सेंटर पे, तो सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1 होता है। तो ये 8 कट गया, तो क्या हुआ यहाँ पे? 1 + 1 दैट मीन्स 2 एटम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? यानी BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? 2 होगा। लेकिन क्या यही क्वेश्चन आ सकता है? नहीं। ये क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है? ये क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से। तो और वहां पे उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होता है। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होगा? 1। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कहां पे होता है? ओनली कॉर्नर पे। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8 इंटू 8 यानी 1 एटम। उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि FCC में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो FCC में कितने नंबर ऑफ एटम होता है? 4 एटम्स होते हैं। तो ये था क्वेश्चन के साथ साथ उसका बेसिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी CCP, यानी CCP का जो पैकिंग इफिशियंसी होता है कितना होता है? तो देखिए CCP का पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है? 74% होता है। तो क्या सिर्फ CCP का पैकिंग इफिशियंसी होता है? नहीं। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? CCP पढ़े हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस पढ़े हैं। सिंपल क्यूबिक लैटिस ये आपका क्या है? लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस, या फिर BCC का क्या पैकिंग इफिशियंसी है? तो याद रखिएगा जो पैकिंग इफिशियंसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP का होता है वही पैकिंग इफिशियंसी किसका होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, यानी 74%। अब आइए सिंपल क्यूबिक लैटिस का कितना पैकिंग इफिशियंसी होता है? 52.4%। और BCC का पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है? 68%। यहां पे आप नंबर ऑफ एटम से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या देखे थे? BCC में कितने एटम्स था? BCC में 2 एटम्स था। सिंपल क्यूबिक में कितने एटम्स था? 1 एटम्स था। और हेक्सागोनल या FCC या CCP ये एक ही होता है, यहां पे कितने नंबर ऑफ एटम्स था? 4 था। तो देखिए नंबर ऑफ एटम 1 है तो पैकिंग इफिशियंसी क्या है? 52.4%। नंबर ऑफ एटम बढ़ा तो पैकिंग इफिशियंसी बढ़ा 68%। नंबर ऑफ एटम्स 4 हुआ तो पैकिंग इफिशियंसी 74%। यानी नंबर ऑफ एटम बढ़ रहा है तो पैकिंग इफिशियंसी भी बढ़ रहा है। पैकिंग इफिशियंसी क्या था? याद कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में कितना स्पेस ले रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मोलारिटी ऑफ एन aqueous solution containing 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। यानी यहां पे आपसे क्या बोल रहा है? मोलारिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो याद कीजिए मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप मोल्स कैसे निकालते हैं? याद कीजिए मोल्स निकालने का क्या फार्मूला था? मोल्स निकालने का फार्मूला था गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास को चलिए स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को कैपिटल M से। तो गिवन मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना है? 40 ग्राम।
अब यहाँ पे मोलर मास यानी मोलिक्यूलर मास, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिक्यूलर मास क्या होगा, तो निकालिए। चलिए यहाँ पे निकाल के देखते हैं NaOH का। तो सोडियम का मोलिक्यूलर मास कितना 23, ऑक्सीजन का मोलिक्यूलर मास 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 यानी 40। तो इसका मोलिक्यूलर मास कितना हुआ 40 हुआ। तो इस टाइप से 40 डिवाइड हो गया, क्या बचा 1, यानी कितने मोल्स है 1 मोल्स है। तो इस टाइप से यहाँ पे हम मोलारिटी निकाल सकते हैं। मोलारिटी को भी हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, और मोलालिटी को स्मॉल m से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड क्या हुआ 1 बाय सॉल्यूशन इन लीटर, कितने लीटर 2 लीटर। तो 1/2 क्या हो गया 0.5। अब 0.5 कैपिटल M भी लिख सकते हैं, या मोलारिटी का यूनिट क्या होगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं 0.5 मोल पर लीटर, क्या यूनिट होगा मोल पर लीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, द EMF ऑफ अ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, यानी आपसे क्या पूछ रहा है EMF पूछ रहा है, यानी इनोड सेल पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए इनोड सेल में बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनोड सेल हम लोग कैसे निकालेंगे, इनोड सेल ऑफ कैथोड माइनस इनोड सेल ऑफ एनोड। अब हम पहचानेंगे कैसे कौन कैथोड सेल है और कौन एनोड सेल है, तो कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है सिंपल सा ध्यान दीजिए, जो भी कैथोड होगा या एनोड होगा हम लोग इसका रिडक्शन पे काम करेंगे। रिडक्शन कैसे पहचानेंगे, रिडक्शन का मीनिंग क्या होगा, डिक्रीज इन चार्ज, यानी चार्ज अगर घटा है तो हम बोलेंगे क्या हुआ रिडक्शन हुआ। अब यहां पे देखिए निकेल पे कितना चार्ज है +2, यहां निकेल पे कोई चार्ज नहीं, मतलब यहां पे क्या है 0 चार्ज। तो 2 + 2 से कहां पे गया 0 पे, तो चार्ज क्या हुआ डिक्रीज हुआ, मतलब ये क्या दिया हुआ रिडक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। आइए यहां पे कॉपर को देखिए, Cu किस फॉर्म में 2+, यहां पे कोई चार्ज नहीं, मतलब यहां पे क्या है 0, तो +2 से कहां पे गया 0 पे, तो चार्ज घट रहा है, तो यहां पे भी क्या हुआ रिडक्शन हुआ। दोनों रिडक्शन के फॉर्म में है। अगर रिडक्शन नहीं होता तो हम कैसे निकालते, चलिए समझते हैं। मान लीजिए यहां पे कोई दिया हुआ है M और यहां पे दिया हुआ है M+3, तो देखिए यहां पे आपका चार्ज क्या है 0 और ये चार्ज क्या हुआ बढ़ा। अगर इसका वैल्यू x वोल्ट दिया है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया हुआ है, तो यहां पे चार्ज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन, लेकिन हमको यूज क्या करना है रिडक्शन। तो कुछ नहीं करेंगे, रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये रिडक्शन कब हो जाएगा जब ये यहां पे सिर्फ साइन को आप निगेटिव कर दीजिए, यानी जो x वैल्यू है यहां पे माइनस x करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा रिडक्शन में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, दोनों वैल्यू किस में दिया होना चाहिए रिडक्शन में दिया होना चाहिए। यहां तक क्लियर। अब देखिए जब दोनों वैल्यू रिडक्शन होगा तो इनोड सेल हम लोग कैसे निकालेंगे, हमेशा बड़ा वैल्यू को छोटा वैल्यू में सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये भी रिडक्शन ये भी रिडक्शन। इनोड का निकेल का कितना दिया हुआ -0.25, कॉपर का कितना दिया हुआ +0.34, तो ये बड़ा वैल्यू है ना, यानी ये मेरा इसमें सबट्रैक्ट, बड़ा वैल्यू में क्या करेंगे छोटा वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या है 0.34 माइनस क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे -0.25। चलिए क्या बोल रहे हैं -0.25, यहां पे आप ध्यान दीजिए। चलिए ये आपका क्या है -0.25, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.25, तो देखिए ये क्या हो गया 5 + 4 9, 3 + 2 5, यानी 0.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन से हम क्या कंसेप्ट सीखे, इनोड सेल कैसे निकालेंगे, बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे, लेकिन दोनों वैल्यू किस में होना चाहिए रिडक्शन में होना चाहिए। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है 5, कैटलिस्ट यूज्ड इन हवर्स प्रोसेस। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, पी ब्लॉक से है। तो पी ब्लॉक में आपका 3 नेमिंग प्रोसेस है, हवर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और ऑसवाल्ड प्रोसेस। क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, हबर्स प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा हबर्स प्रोसेस अमोनिया का प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, यानी
NH3, किसके लिए? अमोनिया का प्रिपरेशन के लिए। उसी टाइप से कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए यूज करेंगे हम लोग? H2SO4। ऑसवाल्ड प्रोसेस किसके लिए? नाइट्रिक एसिड HNO3 के लिए। लेकिन ये तो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। तो याद रखिएगा, हबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट आयरन यूज होता है। क्या यूज होता है? आयरन। उसी टाइप से कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होता है B2O5 वेनेडियम ऑक्साइड। ऑसवाल्ड प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होता है, कौन सा कैटलिस्ट? प्लेटिनम। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये कंसेप्ट था, आपको इसके साथ ये भी याद रखना है। जैसे हैवर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट पूछा है, आपसे ये भी पूछ सकता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ऑसवाल्ड प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ द आयरन, यानी आयरन का इनमें और क्या है। तो आयरन का और क्या होता है? हेमेटाइड। क्या होता है? हेमेटाइड। लेकिन क्या सिर्फ आयरन का और पूछ सकता है? ऐसा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट और है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, आपको उन सबको याद रखना होगा। तो कौन कौन सा और है, ध्यान दीजिए। एल्युमिनियम का और क्या होता है? बॉक्साइड या फिर क्रायोलाइट। कॉपर का मेलेकाइट, जिंक का कैलामाइन, आयरन का गैलेना और मर्क्यूरी का सिनाबार। ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये क्या है? ये सब कुछ इंपॉर्टेंट और है मेटल्स का। तो आपको आयरन के साथ साथ इन सब मेटल का भी और आपको याद रखना होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। कैटलिस्ट एक्चुअल में करता क्या? ध्यान दीजिए, कैटलिस्ट क्या करता है? एक अलग रास्ता बनाता है रिएक्शन को होने के लिए। यानी यहां पे हम बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है? मेनली एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। और किसी यहां पे गिब्स फ्री एनर्जी, इसे कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं करता है। इंथैल्पी, इसे भी इफेक्ट नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसे भी कोई चेंजिंग नहीं करता है। तो कैटलिस्ट किसे इफेक्ट करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को। किसे? एक्टिवेशन एनर्जी को। समझिए, मान लीजिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है? विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट। लेकिन अब देखिए, जब हम कैटलिस्ट यूज किए तो ये क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये था, अब एक्टिवेशन एनर्जी ये हुआ। ये जो ग्राफ आपका है, ये किसका है? विथ कैटलिस्ट। विथ कैटलिस्ट। तो कुछ नहीं करता है, कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। समझिए, बहुत सारा चीजें, क्या क्या ऑप्शन है? मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी। यहां पे आप एक चीज ध्यान दीजिए, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट वही होगा जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है। क्या है? ध्यान दीजिए, जो वॉल्यूम पे डिपेंड होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल समझिए, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां पे वॉल्यूम आया, दैट मीन्स ये क्या होगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो जिस टाइप से मोलारिटी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा, उसी टाइप से नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब का फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो ये सब टेम्परेचर, इस पे क्या करे? टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। लेकिन मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। यहां पे तो वॉल्यूम नहीं है ना, तो मोलालिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है, ऐसा होता है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मोलालिटी। सॉरी, ये नहीं, मोलालिटी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज एज। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा बाई सी। सी यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन। या जब 1 मोल लेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? लेमडा एम। लेमडा एम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलर कंडक्टिविटी को। कप्पा इंटू वी। यहाँ क्या आया? वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाएंगे
तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, यानी डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर फर्स्ट। लेकिन एक बात याद रखिए, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा बाई सी भी होता है। सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन। तो क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे आपसे ये भी दे सकता है कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आप देखिए लेमडा एम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहां पे क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको याद क्या रखना है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे यानी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पे क्या बोला है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, कब इंक्रीज करेगा, जब हम लोग डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हाट इज द कोवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। यहां पे ध्यान दीजिए, अगर यहां पे आप ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से जाइएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, ध्यान दीजिए, N2O5 आपको नाइट्रोजन को पूछा है, नाइट्रोजन का मान लीजिए X, कितने नाइट्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 5, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या आप क्या लिखिएगा 0। ये क्या होगा 2x - 10 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या हो गया 10, 2x ये क्या हुआ 10, लेकिन x का यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आया 5, लेकिन 5 ऑप्शन है नहीं, ये 5 क्या है, गलत है। तो कोवेलेंसी याद रखिएगा, नाइट्रोजन का कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। आप अगर N2O5 का स्ट्रक्चर देखिए तो क्या होता है स्ट्रक्चर, ये N, ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड, और ये क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन देखिए कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है, सिंपल ये भी समझ सकते हैं 1 2 3 4, तो दैट मीन्स इसका कोवेलेंसी क्या होगा 4 होगा, ना कि 5 होगा। तो इस मेथड से जाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा N2O5 में नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितना है 4 है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। समझिए ये क्वेश्चन कहां से है, डी ब्लॉक से है। अब कलर्ड कौन शो करेगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो करेगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कलर शो नहीं करेगा। यहां पे देखिए स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 21, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें तो क्या होगा 4s2 3d1, ये किसका स्कैंडियम का। लेकिन यहाँ पे क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है। तो स्कैंडियम अगर +3 देखें तो क्या हो जाएगा 4s0 3d0, तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसी टाइप से आप देखिएगा जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, Zn+2, यानी यहाँ पे कंप्लीट फील्ड होगा कौन 3d10, तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। टाइटेनियम का देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है 22, अब 4 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है तो यहाँ पे भी क्या होगा D0, लेकिन Mn क्या होता है 25 मैंगनीज, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या करेगा कलर शो करेगा, क्योंकि स्कैंडियम जिंक और टाइटेनियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये कलर शो नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन Z27। समझिए Z27 यानी एटॉमिक नंबर कितना दिया है 27 दिया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s2 3d7, लेकिन 27 का नहीं बोला है, क्या बोला है M2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो कहां से निकलेगा s ऑर्बिटल से, तो क्या हुआ आर्गन 3d7। अब समझिए स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है,
अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो Z प्लस टू जब 27 होगा तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए 3d7, यहाँ पे देखिए अगर d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होता है, कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम पुट करके इसका हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए निकालते हैं। एन का वैल्यू क्या आया, 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5, 5 3 जा 15। देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16, यानी यहाँ पे 15 है, यानी 4 का स्क्वायर रूट से कम होगा, यानी 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो 3 पॉइंट समथिंग आप अगर देखें यहाँ पे A 8 पॉइंट, C 6 पॉइंट, D 1.44, यहाँ से इससे पता चला कि रूट 15 का वैल्यू क्या आएगा, 3.87 BM बोर्स मोमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, 3.87। तो इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट था, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा मैग्नेटिक मोमेंट का। क्या होता है, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस टाइप से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। देखिए ये एक पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए यहाँ पे हम आपको टाइम नहीं दे रहे हैं कि आप इसे कॉपी कीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच P एग्जिस्ट इन +5 स्टेट। यहाँ पे देखिए अब आपको क्या बोला है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोला है। तो आप किसका बोला है, फास्फोरस का। तो फास्फोरस को X मान लीजिए और आसानी से क्या कीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए। तो चलिए हम चेक करते हैं डायरेक्ट किसका, C का। मेथड सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाइए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस निकालना किसका है, फास्फोरस का। तो मान लेते नहीं मालूम X। ऑक्सीजन क्या होता है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 4। ओवरऑल यहाँ पे जब कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या आया, 3 + X - 8 = 0। तो X यहाँ पे क्या होगा, -5 होगा, X -5 = 0। अगर हम यहाँ पे देखें X का वैल्यू क्या आया, 5 आया, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगा, H3PO4 में। आप इन सब का भी निकाल के दे सकते हैं, अलग होगा, किसी का +5 नहीं होगा। सेम मेथड से आप इन सब का निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन C। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए ये मेटलर्जी से है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो याद कीजिए रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों मेटल को ऑक्साइड में चेंज करता है, लेकिन रोस्टिंग में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन कराते हैं, और कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस, है ना, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, यानी एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तब यहां पे ये क्या होगा, रोस्टिंग होगा। क्या होगा आंसर, रोस्टिंग। अगर यहां एब्सेंस ऑफ एयर होता तब आंसर क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है। तो आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी करके रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो चलिए आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग लिगेंड्स फॉर, इससे चिलेट भी पढ़ते हैं, बहुत कोई कैलेट भी पढ़ते हैं, डजंट मैटर, जो आपको समझ में है, समझने से मतलब है। देखिए चिलेट होता क्या है, व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड uses its 2 or more donor atom simultaneously to bind a single metal ion, it is said to be chelate ligands। ये हम डिफिनेशन एनसीईआरटी बुक से लिखे हैं। तो कहने का मतलब कोई डाई या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड जो मेटल को सिंगल बाइंड कर देगी, ये टू और मोर
डोनर एटम साइमल्टेनियसली टू बाइंड अ सिंगल मेटल एटम्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेट लिगेंड्स बोलते हैं। तो याद कीजिए एसीटेट आयन तो होता नहीं है। साइनाइड आयन क्या होता है? एम्बिडेंट, यानी कार्बन से भी और नाइट्रोजन से भी कंबाइंड होता है। अमोनिया भी क्या होता है? मोनोडेंटेट होता है। एसीटेट भी मोनोडेंटेट होता है, ये एम्बिडेंटेट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सलेट आयन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ हैलाइड आयन इन PtNH3 Cl2Br Cl विल बी। समझिए ये क्वेश्चन आपका कहां से है? इससे पहले वाला भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से था, ये भी क्वेश्चन किससे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। समझिए होता क्या है, जब हम लोग इसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, है क्या? प्लेटिनम NH3 का होल 3 Cl2 Br और स्क्वायर ब्रैकेट बाहर क्या है? क्लोरीन। समझिएगा इसे जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो हैलाइड है कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ये हमेशा जब भी ब्रेक होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर और स्क्वायर ब्रैकेट एक अलग बनेगा, यानी ये यहां से ब्रेक होगा, प्लस आपको यहां पे क्या मिलेगा? एक क्लोरीन है तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? Cl माइनस। ये Cl2Br ये कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होगा। हाइड्रोलाइसिस करने पे कौन अलग होगा? जो स्क्वायर ब्रैकेट के आपका क्या होगा? यहां पे बाहर होगा। तो कितने आयन? तो यहां पे क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ हैलाइड आयन। क्या बोल रहा है? हैलाइड आयन, यानी किसका बात कर रहा है? हेलोजन ग्रुप का। तो कितने हेलोजन ग्रुप आपको मिलेंगे? Cl माइनस, यानी इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? एक एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए यहां पे PtNH3 का होल 2 Br2 और यहां पे मान लीजिए इस टाइप से होता Cl2। अब आप समझिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन। तब यहां पे हैलाइड आयन आपको क्या मिलता? ये स्क्वायर ब्रैकेट, यानी ये सभी चीज इसके अंदर ही प्रेजेंट होगा। यहां पे आपको क्या मिलेगा? 2 क्लोरीन आयन मिलेगा, 2 Cl माइनस आयन। तो यहां पे हैलाइड आयन कितना होता है? 2 होता। यहां पे 1 क्लोरीन है इसलिए हैलाइड आयन क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखिए क्या है? 2 मोलिक्यूल ऑफ CH3Br रिएक्ट किससे कर रहा है? सोडियम से। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बन क्या रहा है? CH3 प्लस 2NaBr। द रिएक्शन इज, आपको देख के समझना चाहिए ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड है, रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ और प्रोडक्ट क्या दे रहा है? हायर अल्केन दे रहा है। यहाँ पे एक कार्बन है तो कितने कार्बन मिल रहा है? डबल कार्बन। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन था? ये रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज रिएक्शन। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यही यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के जगह पे एराइल हैलाइड होता, बेंजीन होता, तो क्या कहलाता? फिटिक रिएक्शन कहलाता। और एक अल्काइल हैलाइड दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता? बेंजीन होता, एराइल हैलाइड होता, तो क्या कहलाता? ऊर्ज फिटिक रिएक्शन कहलाता। ये आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो ये आपका क्या हुआ? ऊर्ज रिएक्शन। रिएक्शन होता कैसे समझना चाह रहे तो देखिए क्या है? CH3Br कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम। यहां पे देखिए ये 2 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसे हम इस टाइप से लिख रहे हैं BrCH3। अब देखिए ये मॉलिक्यूल यहां से क्या होता है? बाहर चला जाता है। किनके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 और CH3, यानी ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा और साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 2NaBr। ये कौन सा रिएक्शन है? ऊर्ज रिएक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, CH3CH2Br एल्कोहलिक KOH A, तो आपसे पूछ रहा है ए क्या होगा? समझिए जब भी एक अल्काइल हैलाइड RX, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट करेगा KOH के साथ और यहां पे अगर एल्कोहलिक होगा, क्या होगा? एल्कोहलिक, तो प्रोडक्ट हमेशा अल्कीन देगा। क्या देगा? अल्कीन। फिर से समझिए, अगर अल्काइल हैलाइड है, रिएक्शन कर रहा है KOH के साथ, लेकिन अगर यहां पे वाटर है, क्या है? वाटर, तब प्रोडक्ट क्या देता है? एल्कोहल देता है। क्या देता है? एल्कोहल। ये आप हमेशा याद रखिएगा। अल्काइल हैलाइड तो है, रिएक्ट कर रहा है
एल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, अल्कीन देगा। जितने कार्बन है उतने कार्बन का अल्कीन प्रोडक्ट देगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बी आप देखिए, CH3CH2OH एल्कोहल है। ये आपका ऑप्शन में कब आंसर होता, जब यहाँ पे एल्कोहलिक के जगह पे क्या होता है, एक्वस होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ये कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। क्या कंसेप्ट है, जब एल्कोहलिक होगा तो एल्कीन देगा, एक्वस होगा तो क्या देगा, एल्कोहल देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, ब्यूटेन 2 ऑल इज, ये 1 नहीं है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, डाई हाइड्राइड एल्कोहल। तो चलिए ब्यूटेन 2 ऑल समझते हैं, ध्यान दीजिए। ब्यूटेन 2 ऑल 1 2 3 4, 2 ऑल यानी सेकेंड नंबर पे क्या है मेरा, OH ग्रुप है। यहाँ पे क्या होगा, CH3, यहाँ पे H, CH2, CH3। देखिए डिग्री कैसे पहचानते हैं, जिस कार्बन से OH कनेक्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस कार्बन से OH कनेक्ट है, इस कार्बन से। अब ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, देखिए ये एक कार्बन इससे कनेक्ट है और एक कार्बन इससे कनेक्ट है, यानी जिस कार्बन पे OH है ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से कनेक्ट है। दैट मीन्स ये मेरा ऑप्शन क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो पहचानते कैसे है, जिस कार्बन पे OH है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्ट है, तो ये कार्बन से OH कनेक्ट है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, यानी 2 नंबर कार्बन से OH कनेक्ट है और 2 नंबर कार्बन 1 और 3 दोनों से कनेक्ट है, यानी 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, C2H5OH सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन A, हेयर A इज। देखिए ये रिएक्शन आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। क्या है समझिए, C2H5 यानी क्या है ये, CH3 CH2OH। याद कीजिए ये यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन तो करता है, लेकिन 2 अलग अलग टेम्परेचर पे करता है। H2SO4 H2SO4, सेकेंड रिएक्शन भी होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। लेकिन फर्क क्या होता है, अगर ये 443 केल्विन होगा, 443 केल्विन होगा, तब जो प्रोडक्ट देगा वो अल्कीन देगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन सेम रिएक्टेंट है, सेम H2SO4 ही है, लेकिन अगर टेम्परेचर होगा 413 केल्विन, क्या होगा 413 केल्विन, तब यहां पे प्रोडक्ट ईथर देता है CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से, लेकिन जब टेम्परेचर 443 केल्विन है तो प्रोडक्ट क्या देगा, अल्कीन देगा। लेकिन वही जब टेम्परेचर 413 केल्विन है तो प्रोडक्ट क्या देगा, ईथर देगा। क्या देगा, ईथर। तो आंसर विल बी ए। तो ये इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट था, आप इसे समझिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर CH3CHO प्लस 2H ए दे रहा है हेयर एज। देखिए CH3CHO क्या है, एल्डिहाइड, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यानी एल्डिहाइड का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कंसेप्ट देखिए क्या है। यहाँ पे एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो जब भी एल्डिहाइड का हम लोग रिडक्शन करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, एल्कोहल। जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतने ही कार्बन का, तो कितने नंबर कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का एल्कोहल कहां पे आपको दिख रहा है, CH3CH2OH। द आंसर विल बी ए। क्या यहाँ पे कंसेप्ट है, जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। और नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं करता है, कितने कार्बन, 1 to 2 कार्बन, तो यहाँ पे देखिए 1 to 2 कार्बन, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, यानी क्या, इथेनॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। फिर से ये क्वेश्चन किससे है, मेटलर्जी से है। यहाँ पे आप देखिएगा तो इस मॉडल सेट में अब तक 3rd क्वेश्चन आ गया मेटलर्जी से। फर्स्ट क्या था, ओर्स के बारे में, मेटल का ओर्स के बारे में। अब यहाँ पे आया ये क्वेश्चन कि कौन सा इनमें से मेथड है जो मेटल का रिफाइनिंग नहीं है। तो याद कीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस एक रिफाइनिंग मेथड है, पॉलिंग भी और लिक्वेशन भी।
लेकिन स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग एक रिफाइनिंग मेथड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, आंसर विल बी बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहां पे आप समझिए, ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से, केमिकल काइनेटिक्स से है। जितना भी रेडियो एक्टिव होगा या तो नेचुरल होगा या फिर आर्टिफिशियल, लेकिन उसका जो डीके होता है हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये आंसर क्या होगा, बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। देखिए ये रिलेट किस क्वेश्चन से कर रहा है, जो अभी हम लोग निकाले थे मैग्नेटिक मोमेंट, उस क्वेश्चन से रिलेट है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। उसी टाइप से कौन सा मेटल डायमैग्नेटिक होगा वो भी यहाँ पे देखना होगा आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक नहीं होगा। समझिए, डायमैग्नेटिक है दैट मीन्स उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्या आपको याद रखना है, अगर मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। आइए साफ यहां पे दिख रहा है Zn+2, Zn जिंक, एटॉमिक नंबर क्या होता है ध्यान दीजिए। अगर आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो क्या होता है, 18 तक तो हम आर्गन लिख सकते हैं, 4s2 3d10। तो Zn+2 यानी s से इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ क्या है 3d10, यानी यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स Zn+2 क्या है, डायमैग्नेटिक है। आप इन सब का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो डायमैग्नेटिक नहीं होगा। तो आंसर विल बी डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रांजिशन एलिमेंट आर। तो इस सिंपल सा क्वेश्चन है, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब यहां पे आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट को भी क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये भी आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, CH3CH2 KCN अल्कोहलिक ए। समझिए यहां पे भी एक कंसेप्ट है, CH3, थोड़ा कलर चेंज कर लें हम, देखिए क्या है, CH3 CH2 आयोडीन जुड़ा हुआ है, किससे रिएक्शन कर रहा है, KCN के साथ, KCN के साथ। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, CH2 आयोडीन अगर यहां पे होता AgCN, क्या होता AgCN, तब प्रोडक्ट क्या देता। समझिए जब KCN होगा तो साइनाइड प्रोडक्ट देगा, CH3 CH2 किससे कनेक्ट होगा, CN से। लेकिन जब AgCN होगा तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट देगा, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या होगा, NC कनेक्ट होगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, KCN है तो प्रोडक्ट क्या दिया, साइनाइड प्रोडक्ट दिया। AgCN होगा तो आइसोसाइनाइड यानी कनेक्ट किससे होगा, NC से होगा। ऐसा क्यों, ये होता है आयोनिक इन नेचर और ये होता है कोवैलेंट इन नेचर। क्या होता है, कोवैलेंट इन नेचर, इसलिए ऐसा प्रोडक्ट देता है। तो KCN को जरूरी है KCN ही देगा, नहीं। मॉडल पेपर का मतलब क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो KCN के जगह पे AgCN भी तो हो सकता है, तो AgCN होगा तो नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, KCN होगा तो C से कनेक्ट होगा यानी साइनाइड प्रोडक्ट देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ये क्वेश्चन अल्कोहल फिनोल ईथर से है। यहां पे देखिए हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 किससे रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ, हाइड्रेशन यानी H2O के साथ। किन के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, H2SO4 चलिए एसिड है। तो अल्कीन का हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन क्या होता है, बनता प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल है, क्योंकि वाटर यहां पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, H+ और OH-। लेकिन यहां पे जो रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जो आप ऐड कर रहे हैं
उसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं, जो आप ऐड कर रहे हैं उसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे क्या होगा, लिस्ट नंबर यानी कम हाइड्रोजन होगा। तो यहां पे देखिए ऐड कर रहे हैं, उसका निगेटिव पार्ट क्या है, OH माइनस। ये कहां पे जाएगा, जहां पे कम नंबर ऑफ कार्बन यानी OH जाएगा इस कार्बन पे और H प्लस आएगा इस कार्बन पे। तो देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH, यहां पे क्या होगा OH CH, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन गया तो ये क्या हो गया CH3, यानी प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। आंसर विल बी बी। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि अल्कीन का एसिडिक हाइड्रेशन जो होता है प्रोडक्ट तो अल्कोहल देगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, जो हम ऐड कर रहे हैं उसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, C5H5CHO NOH कंसंट्रेटेड, क्या प्रोडक्ट दिया, तो आपसे पूछ रहा है ये रिएक्शन क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे C5 नहीं होगा C6 होगा। मतलब ये क्वेश्चन क्या समझिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल क्या ले रहे हैं, NaOH बेस ले रहे हैं, लेकिन बेस वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड। कौन सा बेस है, कंसंट्रेटेड बेस है। तो याद कीजिए यहाँ पे देखिए एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो इसका ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। दैट मीन्स ये कौन सा रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शन। यही अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता तो कंडेंसेशन होता, तो कौन सा रिएक्शन हो जाता, एल्डोल कंडेंसेशन। और यहाँ पे बेस जो कंसंट्रेटेड लिए यहाँ पे क्या लेते, डाइल्यूट लेते। तो ये था आपका कौन सा, केनिजारो रिएक्शन। कैसे पहचाने हम लोग, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, अल्फा कार्बन ये है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, सो चलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए इस कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। मतलब कौन सा रिएक्शन हो रहा है, केनिजारो रिएक्शन हो रहा है। अगर आपको नेमिंग रिएक्शन में दिक्कत है तो हम कंप्लीट लेक्चर नेमिंग रिएक्शन पे अलग डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहां से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन CH3NH2। चलिए देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या है CH3NH2 ये हुआ। यहां पे क्या होगा, 2 लोन पेयर होगा। CH2 समझिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम किसे काउंट करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहां पे आप देखिए नाइट्रोजन के पास कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, आप अगर देखें तो यहां पे 1 2 3 कोवैलेंट बॉन्ड, और एक मेरे पास क्या है, लोन पेयर है। 3 कोवैलेंट बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो टोटल कितना हुआ 4। टोटल कितना हुआ 4। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। द आंसर विल बी सी। क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग क्या देखें, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितना है, 1 2 3 कोवैलेंट बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल 4 हुआ, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। 110 नहीं है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये 1 डिग्री है। क्या है, 1 डिग्री एसिड एमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एमीन बाय। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन किस चैप्टर से, आपका क्लास 12 का ऑर्गेनिक एमाइन से है, यानी एमीन से है। तो 1 डिग्री एसिड एमाइड, ये आपका देखिए क्या है, 1 डिग्री एसिड एमाइड है, 1 डिग्री एसिड एमाइड। जब 1 डिग्री एसिड एमाइड को Br2NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन मिलता है। और इस रिएक्शन को, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, तो ये क्या कहलाता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। देखिए ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए नेमिंग रिएक्शन अच्छे से कीजिए। अगर आपका छूटा हुआ है तो इस पे लेक्चर बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अच्छे से नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। आइए क्वेश्चन नंबर 31, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। समझिए नाइट्रस एसिड से रिएक्शन अल्काइल हैलाइड भी करता है और एरोमेटिक हैलाइड भी करता है।
तो जब अल्काइल एमीन यानी 1 डिग्री एमीन, अल्काइल एमीन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है तो बनता तो क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होता है, फर्दर वाटर से रिएक्शन करता है और यहाँ पे क्या करता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्या निकलता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है। लेकिन यही रिएक्शन जब एक एरोमेटिक एमीन होगा, क्या होगा, एरोमेटिक एमीन होगा, तब भी डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। याद कीजिए इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये एक स्टेबल होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस नहीं निकलेगा। तो जब भी एक अल्काइल हैलाइड होगा, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस बाहर जाएगा, नाइट्रोजन गैस। तो इसका आंसर क्या होगा, 31 का बी, आंसर विल बी N2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। देखिए ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से है, ये क्वेश्चन आपका है बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस पे क्या प्रोडक्ट देगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप मेनली समझिए, सुक्रोज क्या है, एक डाइसेक्राइड्स है, तो आपको 3 डाइसेक्राइड्स पढ़ना है। क्या क्या, सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज। तीनों को आप जिससे वो मिल के बना है, हाइड्रोलाइसिस करने पे, जिससे मिल के बना हाइड्रोलाइसिस करने पे वही फिर फाइनल प्रोडक्ट देता है। तो देखिए यहाँ पे भले ही क्या पूछा आपसे, सुक्रोज का पूछा है कि हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या होगा। तो सुक्रोज ये है आपका, सुक्रोज को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। लेकिन क्योंकि आपके बायोमोलिक्यूल्स में 3 डाइसेक्राइड्स है तो कोई जरूरी नहीं कि सुक्रोज ही देगा, ये लैक्टोज भी दे सकता है आंसर, और क्वेश्चन में माल्टोज भी दे सकता है। तो लैक्टोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। माल्टोज का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। यहाँ पे देखिए होता क्या है, ग्लूकोज ये अल्फा डी ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स देता है। अगर हम देखें लैक्टोज में तो बीटा डी ग्लैक्टोज होता है और ये बीटा डी ग्लूकोज होता है, और सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज होता है। अगर ये नहीं याद कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये तो याद रखना ही होगा कि हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या प्रोडक्ट देता है। तो 3 डाइसेक्राइड्स है, आपका तीनों को हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या मिलता है ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 32। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। देखिए जब भी हम लोग डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, तो मेनली जो फाइनली प्रोडक्ट जो बॉडी एनर्जी यूज करता है किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। जो ग्लूकोज यूज नहीं करता है बॉडी, उसको किस फॉर्म में बॉडी स्टोर करके रखता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आपका बायो होगा तो ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अ ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया। तो मलेरिया में कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, क्विनिन। ये तो जनरल क्वेश्चन है। आइए 35, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल हो। ये भी एक क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ये क्वेश्चन किससे, पॉलीमर से है। तो ये था आपका मॉडल टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, और यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो बताइएगा, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लेक्चर अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।